मेरे शौहर के 5 दोस्त थे। जुम्मे की रात पहले दोस्त की बीवी दूसरे दोस्त के पास जाती, उसकी बीवी उसके पास और उसकी बीवी उसके पास। शौहर ने जब मुझसे ये बात की तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने साफ इनकार कर दिया। शौहर रोज़ाना मेरी मिन्नतें करता, मेरे पाँव पकड़ता, फिर एक दिन तंग आकर मैंने हाँ कर दी। फिर शौहर के दोस्त के घर गई तो उधर मेरे होश उड़ गए। जैसे ही कमरे में दाखिल हुई मुझे पहले से पता था कि इस कमरे में जो होने वाला है बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ी ज़लालत है, मजबूरी है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मजबूरी बुरे ख्वाब में बदल जाएगी, क्योंकि जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो मैंने देखा कि यहाँ पे वो शख्स नहीं था जिसके पास मुझे भेजा गया था, बल्कि यहाँ पर एक लंबे कद का हबशी। मुझे हमेशा से ही मॉडर्न लड़के से शादी करने का शौक़ था। मेरा नाम नीलम है। मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जवान थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि बिना कोई डाइटिंग किए, बिना कोई वर्जिश किए ही मेरा वजूद बिल्कुल मॉडल जैसा था और वही मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत बनाता था। जो भी मुझे देखता कहता कि आप एक्ट्रेस लगती हैं, आपको तो मॉडल होना चाहिए था। मैं बड़ी खुश होती थी। मेरी शादी एक अमीर बंदे से हो गई जिसका नाम उस्मान था। बड़ी बड़ी पार्टीज़ में जाना, बिज़नेस की बातें करना और पैसों की कोई फ़िक्र नहीं होती थी। मुझे ये ज़िंदगी बड़ी पसंद थी। अभी हमारी शादी को ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था। उसने कहा कि एक बिज़नेस पार्टी में चलते हैं, मेरे 5 दोस्त हैं, मैं तुम्हें उन सब से मिलवाऊंगा, वहाँ उनकी बीवियाँ भी आई होंगी, तुम अच्छे से तैयार हो जाना। मैं भी ये सुनकर खुश हुई और अच्छे से तैयार हो गई। वाकई उन सब दोस्तों से मिली, वे सभी बहुत अच्छे थे, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा ही गौर से देख रहे थे। उनकी नज़रें मेरे लिबास पर, मेरे चेहरे पर रुक जाती थी, जैसे कोई चीज़ को तोल रहे हों। मेरे शौहर ने कान आहिस्ता से कहा कि जल रहे हैं तुमसे कि उनकी बीवियाँ देखो और तुम्हें देखो। बीवियाँ उनकी भी बुरी नहीं थी, सब मेकअप किए हुए खुश लिबास थे, लेकिन उनमें वह कुदरती बात नहीं थी जो मुझ में थी। थोड़ी देर उनके साथ बैठी वह बातें करने लगी कि आपको कैसे फिट रखने के लिए हम लोग अपने जतन करते हैं, हमें तो हमारे शौहर हमारी मर्ज़ी का खाने भी नहीं देते। एक ने हंसकर कहा कि हमें हर हफ्ते जिम जाना पड़ता है और न्यूट्रिशन वाली डाइट फॉलो करनी पड़ती है। दूसरी बोली, अगर हमने तली हुई चीज़ें खा ली तो अगले दिन शौहर की डांट सुननी पड़ती है। मैंने हंसते हुए कहा कि ऐसा क्यों, फिर अमीर होने का क्या फ़ायदा जब बंदा अपनी मर्ज़ी का खाना ही ना खा सके। वो कहने लगी कि तुम नहीं समझोगी, लेकिन कुछ वक्त बाद समझ जाओगी। उनके लहजे में एक ऐसी बात थी जिसे मैं समझ तो गई थी लेकिन यकीन नहीं किया। फिर पार्टी ख़त्म होने के करीब थी, सब लोग गाड़ियाँ निकाल रहे थे। मैं अपने शौहर के साथ बाहर आई तो एक अजीब सा मंजर देखा। मेरे शौहर ने जिस तरफ तारुफ करवाया था उस हिसाब से उस औरत को दूसरे आदमी के साथ जाना चाहिए था और उस औरत को उस आदमी के साथ जाना चाहिए था, लेकिन वे गलत आदमी के साथ गाड़ी में बैठकर बड़ी इत्मीनान से जा रही थी। वो हंस रही थी, एक दूसरे के शानों पर हाथ रख रही थी, जैसे उनके दरमियान कोई झिझक या हद बाकी ही ना हो। मैंने हैरत से अपने शौहर को देखा तो वो फ़ोन में मसरूफ़ था, जैसे उससे कोई फ़र्क ना पड़ता हो। जो अजीब सा लगा। मेरे दिल में सवाल उठा कि अगर मैं किसी दोस्त के शौहर के साथ यूँ गाड़ी में बैठ जाऊँ तो मेरे शौहर कभी बर्दाश्त करेगा? वो तो मुझे अकेले बाहर जाने नहीं देता, रात को किसी मर्द के साथ गाड़ी में बैठने देना तो दूर की बात है। मैंने उस वक्त कुछ ना कहा। मुझे लगा कि शायद गाड़ी ख़राब हो गई होगी या किसी ने दरमियान में उतरना होगा। लेकिन जब अगले 2 दिन पार्टीज़ में मैंने यही मंजर देखा तो मेरा शक यकीन में बदलने लगा। हर बार जिसकी बीवी थी वो आती अपने शौहर के साथ थी, लेकिन ज़्यादा दूसरे के शौहर के साथ थी। कुछ की नज़रें मिलती थी, कुछ के हाथ एक दूसरे के हाथों पर रुके रहते थे और सबके चेहरों पर एक अजीब सी चमक होती थी, जैसे वे सब किसी खुफिया खेल का हिस्सा हो। अब मुझे मामला गड़बड़ लगने लगा। मेरी नींदें उड़ने लगी थी, दिल में वसवसे आने लगे कि कहीं मेरा शौहर भी तो उन सब की तरह नहीं। मैंने सोचा कि अगली पार्टी में सब कुछ अपनी आंखों से देखूंगी ताकि मुझे असल हकीकत का पता चल सके। मैंने अपने शौहर से ये बात पूछी तो उसने वही बात गोल कर दी। उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो गाड़ी ख़राब थी और एक दूसरे के घर के साथ ही रहते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा था। मैंने कहा कि लेकिन दोनों गाड़ियाँ तो जा रही थी, तो फिर जो जिसकी बीवी थी वो उसके साथ ही क्यों नहीं बैठी? मेरे शौहर ने कहा कि ये छोड़ो, ऐसा ही होगा, कोई मसला हमें क्या। ये देखो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। उसने मुझे एक तस्वीर दिखाई। मैंने देखा तो तस्वीर में एक सियाम आदमी खड़ा था। उसका कद गैर मामूली तौर पर लंबा था, चेहरे पर गहरी दाढ़ी थी, आंखों में एक अजीब सी चमक थी जैसे किसी ने आग भरी हो। मैंने कहा कि ये कौन है?
मेरे शौहर ने हंसते हुए कहा कि ये जिन नहीं है, ये हबशी है। इसका कद 7 फीट है और ये हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। मैंने हैरत से कहा कि इतना लंबा आदमी और इतना दौलतमंद। तो मेरे शौहर ने कहा कि हाँ, तुम्हें पता है कि इसकी बहुत सी कंपनियां हैं। मैंने फ़ौरन पूछा कि किसकी कंपनी में? तो कहने लगा कि हमारी कंपनी में। मैं ये सुनकर हैरान रह गई। मैंने कहा कि अच्छा, फिर तो ये बहुत बड़ी पार्टी है। तो शौहर ने कहा कि हाँ, लेकिन अभी हमारी कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऑफिशियली नहीं माना, उसको खुश करना पड़ेगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि उनकी तो खुशी खुराक में ही होती है, अच्छा सा खाना बनाए तो खुश हो जाएगा। शौहर हंसने लगा और उसने कहा कि काश इतना आसान होता। इतना आसान नहीं है, लेकिन सोच रहे हैं कि इसे किस तरह खुश करे। उसके लहजे में कुछ ऐसा था जो मुझे समझ ना आया, जैसे वे बात छुपा रहा हो, जैसे वो कोई ऐसी बात ना कह देना चाहता हो जो मुझे परेशान करे। खैर, हफ्ते बाद एक बहुत बड़ी पार्टी है, उसके लिए तैयार हो जाना है, तो मैं चलो तुम्हें शॉपिंग पे ले चलता हूँ। मैंने कहा शॉपिंग की क्या ज़रूरत है, इतने सारे कपड़े पड़े हैं, चीज़ें पड़ी हैं, आप हमेशा ही अच्छे कपड़े लेके देते हैं। उसने कहा कि पार्टी बहुत बड़ी है और उन्होंने कोई थीम भी रखी हुई है, इसलिए उस हिसाब से अच्छे कपड़े लेने होंगे। क्यों, तुम्हें शॉपिंग करना अच्छा नहीं लगता? मैंने हंसते हुए कहा कि किसको शॉपिंग करना अच्छा नहीं लगता। हम दोनों बाज़ार चले गए। बहुत बड़ा मॉल था, जगह जगह चमकती हुई दुकानें थी, खुशबुएं फैली हुई थी। मैं शीशे में अपनी अक्स को देखती रही। उस्मान बार बार कहता कि ये देखो नीलम, ये गाउन तुम पे अच्छा लगेगा। मैं हर एक को उठा के देखती और कहती कि ज़्यादा खुला है, ये ज़्यादा बारीक है, ये मुनासिब नहीं लगेगा। लेकिन मेरे शौहर ने जो मेरे लिए गाउन सेलेक्ट किया वो कुछ ज़्यादा काबिल एतराज़ था। कपड़ा बारीक था, रंग बहुत चमकीला था और बाजुओं के साथ पीठ का हिस्सा तकरीबन खुला था। मैंने कहा कि आपको अजीब नहीं लग रहा? तो कहने लगा कि यार, गाउन पार्टी है ना, तो गाउन ऐसे ही होते हैं, अब गाउन के ऊपर दुपट्टे तो नहीं लगे होते। और जब मैं तुम्हारा शौहर हूँ और तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम ये पहन लो, तो फिर क्या मसला है? मैंने उसके चेहरे को देखा, वह बिल्कुल संजीदा था, जैसे इस बात कोई बहस बर्दाश्त न करेगा। मैंने आहिस्ता से कहा ठीक है, और वह सामान लेकर एक तरफ रख दिया। अभी पार्टी में 7 दिन थे। शौहर ने कहा कि एक दफ़ा पार्लर भी चली जाना और अपने सारे काम करवा लेना, जिससे तुम ज़्यादा खूबसूरत लगो। मैं समझ गई थी कि ये पार्टी बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सा खौफ बैठ गया था, जैसे इस पार्टी में सिर्फ मेहमान नहीं बल्कि कोई और मकसद भी छुपा हुआ हो। मुझे मेरे शौहर के एक दोस्त की बीवी का मैसेज आया, कहने लगी कि अगर इस वक्त पास कोई नहीं है तो मैं कॉल करती हूँ। मैंने कहा कि हाँ, कोई नहीं है, मैं घर में अकेली हूँ। उसने फ़ौरन कॉल की, लेकिन उसकी आवाज़ कुछ अजीब थी, जैसे वह बहुत घबराई हो या जल्दी में हो। उसने लहजे में बेचैनी थी, जैसे किसी खौफ ने उसे अंदर से हिला दिया हो। कहने लगी कि ये जो 15 तारीख वाली पार्टी हो रही है ना, इसके बारे में बताया? तो मैंने कहा कि हाँ, उस्मान ने बताया है, शॉपिंग भी करवाई है, बड़े अजीब से कपड़े ले दिए हैं। मैं आप लोगों से पूछने वाली थी कि आप लोग क्या पहन के आ रही हो। वो एकदम से चुप हो गई, जैसे सोच रही हो कि क्या बोले। फिर आहिस्ता से बोली कि कुछ भी करो, लेकिन उस पार्टी में नहीं आना। मैं चौंक गई। मैंने कहा कि क्या मतलब, क्यों नहीं आऊँ, आप भी नहीं जा रही हो? वो कहने लगी कि नहीं, मैं तो जा रही हूँ, लेकिन तुम नहीं आना, बस तुम बताना कि तुम आ रही हो या नहीं। मैंने कहा कि कैसे ना आऊँ, उस्मान ने तो बाकायदा तैयारी करवाई है, बार बार कह रहा है कि बड़ा ज़रूरी दिन है और मुझे खुद भी तजस्सुस है कि ये सब क्या है। उसने जल्दी से कहा कि मैं पूरी बात नहीं बता सकती, दीवारों के भी कान होते हैं, बस जो कह रही हूँ वह करना है, उस पार्टी में नहीं आना। उसके बाद फ़ोन बंद कर दिया। मैं हैरान रह गई। मैंने कई बार उसको दोबारा मैसेज किए, कॉल की, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा कि ऐसे ही कह रही है, शायद कोई छोटी मोटी बात हो, या फिर शायद इसलिए कह रही हो कि मैं ज़्यादा खूबसूरत हूँ, क्योंकि कुछ औरतें हसद की वजह से ऐसी बातें कर देती हैं। मेरे दिल में ख़्याल आया कि हो सकता है वो नहीं चाहती कि मैं पार्टी में जाऊं ताकि सारी तवज्जो उस पर रहे। मैंने जब ये बात उस्मान को बताई, उसने हंसते हुए कहा कि जलती है तुमसे, उसकी बातें नहीं सुनना। पार्टी में जाने से क्या होगा, तुम्हें जो मज़ा आएगा, बड़ी बड़ी शख्सियत आएंगे, खाना भी ज़बरदस्त होगा और सब तुम्हें देख के हैरान रह जाएंगे। मैंने सोचा कि शायद मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ, लेकिन पार्टी में जाने से एक दिन पहले का दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन बन गया। उस्मान का चेहरा उतरा हुआ था, वह कमरे में चक्कर लगा रहा था। मैंने पूछा कि क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? उसने हाथ के इशारे से कहा कि कुछ नहीं, फिर अचानक बैठ गया और बोला कि नीलम, एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मेरा एक दोस्त है, तुम जानती हो ना, वो पिछली पार्टी में था। उन 5 दोस्तों में से
मैंने कहा हाँ जानती हूँ। वो कहने लगा कि उससे कर्ज़ा ले बैठा हूँ और अब वो कहता है कि कर्ज़ा वापस करो नहीं तो घर मुझे दो। मैंने हैरत से पूछा कि आपने कर्ज़ा क्यों लिया था? तो वो बोला कि ज़रूरत थी यार, कारोबार में कुछ मसला हो गया था और वो कहता है कि मेरी बात मानो नहीं तो घर जाएगा। मैंने कहा कैसी बात मानने को कह रहा है? तो वो खामोश हो गया। मैंने बार बार पूछा तुम चुप क्यों हो? फिर आहिस्ता से बोला कि वो तुम पर मर मिटा है। कहता है कि नीलम एक रात मेरे साथ गुजार ले तो मैं कर्ज़ा माफ़ कर दूंगा। मैं सुनकर सत्ते में आ गई, जैसे ज़मीन मेरे कदमों के नीचे से निकल गई हो। मैंने कहा कि तुमने उससे बात की भी कैसे? तुम सोच भी कैसे सकते हो? उसने कहा कि गुस्सा मत करो, मेरी बात तो सुनो, सिर्फ ये एक रात की बात है, कुछ नहीं होगा। सब बीवियाँ करती हैं। मैंने हैरत से कहा क्या मतलब सब बीवियाँ करती हैं? उसने लंबा सांस लिया और कहा कि तुम पूछ रही थी ना कि उसकी बीवी उसके साथ और उसकी बीवी उसके साथ क्यों जाती है, तो सुनो वो सब एक दूसरे की बीवियों के साथ रात गुजारते हैं। ऐसा कहते हैं कपल स्वीपिंग। यह हमारा एक पुराना कल्चर है। अमीरों के अंदर एक तरीका है तफरीका और वो भी तुम्हें पसंद कर बैठा है। सिर्फ एक रात की बात है, पूरा घर बच जाएगा। 2.5 करोड़ का घर है नीलम, मैं तुम्हारे कदमों में गिरने को तैयार हूँ, बस ये कुर्बानी दे दो। मैंने गुस्से से कहा कि घर बच जाएगा, मेरी इज्जत का क्या होगा? क्या तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई कि तुम अपनी बीवी को किसी और के बिस्तर पर भेजने की बात कर रहे हो? उसने कहा कि तुम बिना वजह जज्बाती हो रही हो, ये नॉर्मल बात है, सब अमीर घराने में यही होता है। मैंने तड़प कर कहा कि फिर इसका मतलब ये है कि उनकी बीवियाँ तुम्हारे साथ भी रात गुजार चुकी हैं? उसने नज़रें झुकाई, फिर आहिस्ता से कहा कि हाँ। मैं हैरान रह गई, मेरा जिस्म कांपने लगा, मेरी आंखों में आंसू निकल आए। मैंने कहा कि मैं कहाँ फंस गई हूँ? ये कैसी ज़िंदगी है जिसे मैं ख्वाब समझती थी, वह तो असल में दोज़ख निकली। उन लोगों के कपड़े साफ़ हैं लेकिन उनके दिल काले हैं, उनकी महफिलें रोशन हैं लेकिन उनके अंदर अंधेरा है। मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा कि चाहे घर चला जाए मैं अपनी इज्जत नहीं बेचूंगी। वह बार बार समझाता रहा मगर मैं पत्थर की दीवार बन गई। मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि अब मैं किसी भी कीमत पर उस पार्टी में नहीं जाऊंगी। जैसे जैसे पार्टी का दिन करीब आ रहा था मेरा शौहर परेशान होता जा रहा था। वो देर रात तक जाता रहता था, बार बार फ़ोन करता, किसी से बात करता और जब मैं पूछती कि किससे बात कर रहे हो तो कहता कि बिजनेस का मसला है। उसके चेहरे पर फिक्र की लकीरें गहरी होती जा रही थी। वो खाना भी ठीक से नहीं खा रहा था मगर मैं सोचती थी कि उसके खाने की वजह से क्या मैं अपनी इज्जत कुर्बान कर दूं? आखिर वो उसने खाना तो खा ही लेना था, लेकिन अगर घर चला जाता तो फिर क्या होता? ये ख्याल मेरे दिल में हथौड़े की तरह बजता रहा मगर मैं खुद को संभालने की कोशिश करती रही। मेरे शौहर ने एक दिन गुस्से में कहा कि अगर मेरे हाथ से घर निकल गया तुम्हारी एक जिद की वजह से तो ना तो तुम्हें कभी इज्जत दूंगा, ना ही पहले जैसी मोहब्बत करूंगा, बल्कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैं सत्ते में आ गई। मैंने उसकी आंखों में देखा, वहाँ ना मोहब्बत थी ना एहसास, सिर्फ खुदगर्जी थी। मैंने आहिस्ता से कहा कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैंने तो आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, मैंने सिर्फ अपना वक़ार मांगा है। लेकिन वह बोला कि जब मेरी बीवी मेरे मुश्किल में मेरा साथ नहीं दे सकती तो फिर मैं क्या करूं? मैंने कहा कि आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? आप एक गुनाह की बात कर रहे हैं और मैं एक ऐसी बात नहीं मान सकती जिससे मेरा ईमान, मेरी रूह और मेरी खुददारी सब कुछ मिट्टी में मिल जाए। वो आहिस्ता से बोला कि मेरा दोस्त बहुत अच्छा आदमी, वो बस आधे घंटे की बात है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, घर भी बच जाएगा। मैंने रोते हुए कहा कि आपको शर्म नहीं आती? आप मुझसे कैसी बात कर रहे हैं? तो उसने कहा कि तुम मेरी बीवी हो, मेरी ज़िंदगी हो, तुम ही तो मेरा सब कुछ हो, अगर तुम ही साथ ना दोगी तो कौन देगा? मैंने कहा कि आपके लिए मैंने सब कुछ छोड़ा, अपने माँ बाप को छोड़ा, अपनी इज्जत को अपने नाम किया और आज आप मुझसे कह रहे हैं कि किसी और के पास जाऊं? वो बोला कि नीलम बस एक बार मेरी बात मान लो वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और तुम्हें खाली हाथ घर से निकाल दूंगा। मैं खामोश हो गई, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने सोचा कि अगर घर चला गया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो वैसे भी कोई नहीं था और मैं अपने शौहर से मोहब्बत करती थी। मैं ये सब सुनकर अंदर से टूट चुकी थी मगर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने कहा कि ताने नहीं दूंगा क्योंकि अपनी मर्ज़ी से भेज रहा हूँ, तुम्हारे लिए सब आसान हो जाएगा। मैंने आंखें बंद कर ली और दिल ही दिल में रो पड़ी। पार्टी का दिन आया तो उस दिन जैसे सारा शहर जगमगा रहा था। उस्मान ने मुझे खूब तैयार करवाया। 25,000 का तो सिर्फ मेरा मेकअप करवाया गया था। इतने बड़े ब्यूटी पार्लर में मैंने कभी कदम नहीं रखा था। 4 लड़कियां मेरे इर्द गिर्द खड़ी थी, बाल समा रही थी, लिपस्टिक लगा रही थी, पाउडर लगा रही थी और हर थोड़ी देर बाद कहती कि आप तो बहुत हसीन हैं, आप तो बिल्कुल फिल्मी हीरोइन लग रही हैं।
मैं मुस्कुरा तो रही थी मगर दिल के अंदर एक तूफान बरपा था। सूट मेरा पहले ही महंगा था, लेकिन मैं सोच रही थी कि ये कपड़े मैं खुशी से पहन रही हूँ या अपनी तबाही के रास्ते पर। जब मैं घर वापस आई तो आईने के सामने खड़ी हुई खुद को देखा तो खुद से नफरत सी महसूस हुई। मैंने कहा कि आपके दोस्त ने तो मुझे पहले भी देखा हुआ है, फिर इतना तैयार करने की क्यों ज़रूरत है। तो कहने लगा, उसने खुद कहा है कि अच्छे से तैयार करवा के लाना। मैंने चौंक कर कहा, तो इसलिए आप शॉपिंग करवा रहे थे, इसलिए सब कुछ हो रहा था। तो उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा कि देखो, मुझे मुसीबत में नहीं डालो, मैं कुछ भी बोलूँगा तो मैं बुरा ही लगूंगा। तुम बस आज के दिन के लिए मेरी बात मान लो, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। मैं चुप हो गई। दिल जैसे पत्थर बन गया। वो मेरे पास आकर बोला कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो, तुम्हें देख के हर कोई हैरान रह जाएगा। फिर हम लोग पार्टी के लिए निकल गए। रास्ते में म्यूजिक बज रहा था, लेकिन मेरे कानों में कोई आवाज़ नहीं जा रही थी। मैं खिड़की से बाहर अंधेरी सड़कों को देखती रही। हर मोड़ पर दिल धड़कता था, जैसे मुझे किसी अंधेरे में धकेलने के लिए गाड़ी दौड़ रही हो। पार्टी वाकई बहुत खूबसूरत थी। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लगी थी, रंग रंग की रोशनियों से सारा हॉल जगमगा रहा था। हर तरफ खुशबू फैली हुई थी। अमीर लोग मुस्कुरा रहे थे, गले मिल रहे थे, और मैं एक ऐसी दुनिया में दाखिल हो चुकी थी जहाँ सबके चेहरे रोशन थे मगर दिल मुर्दा थे। कुछ देर बाद उस्मान के दोस्त ने हमें आकर सलाम किया। उसने मुस्कुरा के मेरी तरफ देखा और बोला कि आप बहुत हसीन लग रही हैं। उस्मान ने कहा कि मैंने कहा था ना तुम्हें नीलम बहुत ख़ास है। फिर उसने आहिस्ते से कहा कि मेरा कमरा ऊपर है। मैं चौंक कर उस्मान की तरफ देखा। उसने नज़रें चुराईं और बोला कि वो यहीं पर है, बस तुम अंदर चले जाओ। मैंने कहा कि आप किस किस्म के इंसान हैं। मैं रोने लगी तो वह बोला, अरे रो क्यों रही हूँ, मेकअप ख़राब हो जाएगा, 25,000 का मेकअप है। मैंने उसकी तरफ देखा तो लगा जैसे मैं किसी अनजाने इंसान के साथ खड़ी हूँ। वह मेरा शौहर नहीं और कोई और है। मैं समझ गई थी कि मेरे लिए एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई है। उस आदमी ने मेरी बात नहीं मानी। उसको एहसास भी नहीं होना। उसको एहसास होता तो 1 हफ्ते से मुझे किसी गैर आदमी के पास भेजने के लिए तैयारियां ना करवाता। मैंने सोचा कि बस जिस तरह ये सब शुरू होगा उसी तरह ख़त्म भी हो जाएगा। एक दफ़ा शुरू हो जाए तो ख़त्म हो ही जाएगा। चली जाती हूँ और उसको अपनी ज़िंदगी का बुरा ख्वाब समझ के भूल जाती हूँ। मुझे कमरे में भेजकर मेरे शौहर ने शायद बाहर से लॉक भी लगा दिया था। मैंने दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी तो एक लम्हे को चौंक गई। दिल जैसे किसी अंधेरे में धड़क उठा। मैंने इर्द गिर्द देखा। कमरा बहुत सजा हुआ था, पर्दे महंगे, कालीन नया, और फ़िज़ा में एक अजीब सा बोझलपन था, जैसे हवा भी रुक गई हो। मैं चंद कदम आगे बढ़ी तो सामने का मंजर देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वहाँ मेरे शौहर का दोस्त नहीं बल्कि वही हबशी खड़ा हुआ था जो पिछले दिनों पार्टी में मुझे अजीब नज़रों से देख रहा था। उसके चेहरे पर एक ऐसी शैतानी मुस्कुराहट थी जिसने मेरी रूह तक हिला दी। उसकी आंखों में भूखी नज़र थी, जैसे वो मेरे अंदर तक झांक रहा हो। मैं पीछे हटी, दरवाजे की तरफ दौड़ी। दरवाज़ा ज़ोर से खटखटाया। ज़ोर ज़ोर से चीखी कि मुझे बाहर जाना है, दरवाज़ा खोलो। लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने दोबारा दरवाजे पर ज़ोर मारा, लेकिन वह बंद था। मुझे एहसास हुआ कि मेरा शौहर खुद दरवाजे के बाहर खड़ा है और जानबूझकर लॉक लगा दिया है। मैंने रोते हुए कहा, दरवाज़ा खोलो, ये सब क्या है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने उस लम्हे अपने वजूद को टूटता महसूस किया। मुझे अपनी उस दोस्त की बीवी की बात याद आ गई जो पार्टी से पहले कह रही थी कि कुछ भी हो इस पार्टी में नहीं जाना। उस वक्त मैंने उसकी बात को मजाक समझा था, लेकिन अब समझ आई कि वो मुझे खबरदार कर रही थी। वो सब कुछ जानती थी कि मेरे शौहर और उसके दोस्त क्या खेल खेलने जा रहे हैं। मैंने दीवार के साथ टेक लगा ली। मेरा जिस्म काँप रहा था, दिल धड़कने लगा, मैं जैसे अभी बंद हो जाएगा। हबशी बात आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसके कदमों की आवाज़ मेरे कानों में गूंजने लगी। मैं पीछे हटती गई और फिर सब कुछ धुंधला गया। मैंने चीखने की कोशिश की मगर आवाज़ गले में अटक गई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब आँख खुली तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर थी। रोशनी आंखों में चुभ रही थी, जिसमें पर पट्टी के नीचे दर्द की एक लहर थी। मैंने इर्द गिर्द देखा तो मेरा शौहर बैठा था। उसके चेहरे पर मसनूई नरमी थी। वो मुस्कुरा कर बोला, सब ठीक हो गया है। उसने तुम्हें 25 लाख इनाम दिए हैं और हमारी कंपनी में 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने के लिए मान गया है। अब सब कुछ बेहतर हो जाएगा। मैंने आंखें बंद कर ली। मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं जान चुकी थी कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। डॉक्टर कह रहा था कि 1 हफ्ते में ठीक हो जाऊंगी, लेकिन मुझे मालूम था कि मैं कभी ठीक नहीं हो सकूंगी। जिस्म पर लगे ज़ख्म शायद भर जाएंगे, मगर जो ज़ख्म रूह पर लगे थे वे कभी नहीं भरेंगे। मैं अस्पताल के बेड पर लेटी रही। शौहर मेरा बहुत ख्याल कर रहा था। फूल लाता था, दवाएं वक्त पर देता था, लेकिन मैं अंदर से खाली हो चुकी थी। मेरे दिल में अब उसके लिए कोई एहसास नहीं था, सिर्फ नफरत थी। और एक फ़ैसला, जब मैं ठीक हुई
तो मैंने तलाक लेने का नहीं बल्कि ख़ुद को उससे अलग करने का फ़ैसला किया। जब उसको मालूम हुआ तो वह रो पड़ा, वो मेरे कदमों में बैठ गया, कहने लगा मुझे छोड़कर मत जाओ, मैंने गलती की, मैं पागल हो गया था। मैंने उसे देखा और कहा कि तुमने सिर्फ मेरा जिस्म नहीं बेचा, मेरी रूह भी मार दी है। अब कुछ बाकी नहीं रहा, मैं वहाँ से चले गए। मेरे पास कुछ पैसे थे, मैंने एक होटल में कमरा ले लिया और वहीं रहने लगी। वो बार बार फ़ोन करता था, रोता था कि वापस आ जाओ, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं उसको छोड़ दूँगी और अपनी बाकी ज़िंदगी उसके साय से भी दूर गुजारूँगी। मेरे साथ कितना बुरा हुआ था, इतना बुरा कि शायद मुझे उसके बाद यह सोचना भी नहीं चाहिए था कि मुझे अपने शौहर के साथ रहना है। लेकिन अभी तक मैं ये फ़ैसला नहीं कर पाई थी, अभी तक मैं उसे नहीं कह पाई थी कि मुझे तलाक दे दो, क्योंकि ये कोई फ़िल्म नहीं थी, ना कोई ड्रामा था, ना कोई कहानी, बल्कि मेरी अपनी ज़िंदगी थी। और ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता कि जल्दी जल्दी रिश्ते ख़त्म हो जाएं। इंसान चाह कर भी सब कुछ एकदम ख़त्म नहीं कर पाता। उसने मुझे किसी और के सामने पेश किया था, बाकायदा प्लानिंग बनाकर मुझे धोखा दिया था। लेकिन फिर भी मैं सोच रही थी कि शायद वो बदल गया है, शायद अब दोबारा ऐसा नहीं करेगा। लेकिन अगर वो मुझे अपनी इज़्ज़त समझता तो कभी मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा तूफ़ान पैदा ना करता। मैं अभी भी सोच में थी कि क्या करूँ, क्या फ़ैसला लूँ। फ़ोन मुसलसल आता रहता था, जब भी उसका नाम मोबाइल पर चमकता मेरा दिल काँप उठता। मैं फ़ोन नहीं उठाती, वो मैसेज छोड़ता कि माफ़ कर दो, मैं बदल जाऊँगा, जो कहोगी वही करूँगा, जैसा कहोगे वैसा बन जाऊँगा, दूसरे शहर ले चलूँगा, बस मुझे छोड़ कर मत जाओ। मैं घंटों उसके मैसेज पढ़ती रहती थी और ख़ुद से लड़ती रहती। मेरा दिल कहता कि सब ख़त्म कर दो, लेकिन दिमाग कहता कि शायद ये सच में बदल गया है। मैंने आखिरकार उसकी बात मान ली, सोचा कि शायद वह वाकई सुधर गया है और वह उसकी पहली और आखिरी गलती थी। 1 साल बहुत खुशी से गुजरा। वह मेरा ख्याल रखता था, मेरी पसंद का खाना बनवाता, कहीं जाने को कहती तो ले जाता, सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन 1 साल बाद वही कहानी फिर से शुरू हो गई। उसने एक दिन आकर कहा कि वे मेरा एक बॉस है, अगर तुम उसको खुश कर दो तो हमारा मसला हल हो जाएगा। मैंने उसे खामोशी से देखा, दिल के अंदर जैसे एक तूफ़ान उठा, लेकिन मैंने कोई रद्द-ए-अमल नहीं किया। मैंने कहा ठीक है, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगी, लेकिन मुझे भी हिस्सा चाहिए। उसने फ़ौरन कहा कि अभी तुम्हारे अकाउंट में 50 लाख भेज देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। उसने फिर से मेरी शॉपिंग करवाई, नए कपड़े दिलवाए, ज़ेवरात लिए, मेकअप करवाया जैसे पहले किया था। लेकिन इस बार मेरे दिमाग में एक अलग प्लान था। मैंने पुलिस को पहले ही इत्तला दे दी थी, एक NGO से भी राब्ता कर लिया था और मैं सारे सबूत इकट्ठा कर रही थी। मोबाइल की रिकॉर्डिंग, मैसेजेस, सब कुछ मैंने महफूज किया हुआ था। जब वह दिन आया, मैं उस कमरे में दाखिल हुई जहाँ पर एक और शख्स मौजूद था, तो ठीक उसी लम्हे पुलिस ने छापा मार दिया, कमरे का दरवाज़ा तोड़ा और सबको पकड़ लिया। मेरे शौहर को भी गिरफ्तार कर लिया गया, उसके साथी को भी और बाकी लोगों को भी। सबके चेहरे के रंग उड़ गए। मैंने पुलिस के सामने बयान दिया कि ये लोग मेरी इज्जत पर हमला करना चाहते थे, ये एक मुजरिम, जुर्म मुलव्विस है। उसके बाद उन सबके घर और दफ्तर की तलाशी ली गई, फाइलें खुल गई, बैंक अकाउंट्स चेक हुए तो पता चला कि उन सब की कमाई हराम की थी, नाजायज़ कामों से कमाए हुए पैसे थे। उनके झूठे कारोबार के राज खुल गए और ये सब कानून के हत्थे चढ़ गए। उनमें मेरा शौहर भी शामिल था और मैंने पहली बार महसूस किया कि मैंने देर से ही सही मगर इंसाफ के कहा रास्ते का इंतखाब किया था। मैंने अपने शौहर पर खुला का केस किया और मेरा आखिरी फ़ैसला था। मैं थक चुकी थी, मैं हर रात जाग जाग कर रोती रही और अब मैंने सोच लिया था कि चाहे दुनिया का कोई भी कुछ भी कहे, मैं रिश्ता ख़त्म करके रहूँगी। जब मैं अदालत में उसके सामने पहुँची तो उसने मेरी तरफ देखा और तंज़ी अंदाज में मुस्कुराया, कहने लगा तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, अगर मैं पैसा कमाता तो हम दोनों ने मिलकर खाने थे। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा कि आईना तुम मेरी दलाली करते। उसके चेहरे पर एकदम गुस्से के आसार उभरे। वो चिल्लाने लगा, गालियाँ देने लगा। मैं खामोश खड़ी रही और बस इतना कहा कि तुमने भी मुझे धोखा दिया था, मैंने भी तुम्हें धोखा दिया, ये सब बराबर। अब मैं तुम्हारे रिश्ते से आज़ाद हो गई हूँ। अदालत का फैसला मेरे हक़ में आया। मैंने वही 50 लाख जो उसने मेरे अकाउंट में भेजे थे, उन पैसों से अपनी नई ज़िंदगी शुरू की। मैंने एक छोटा सा घर किराए पर लिया, उनके साथ ही एक जनरल स्टोर खोल लिया। मैंने फ़ैसला किया कि इस दुकान में सिर्फ औरतें आएंगी और औरतों का ही सामान रखा जाएगा, कपड़े, बच्चों का दूध, औरतें के पर्स, चूड़ियाँ और छोटी छोटी घरेलू चीज़ें, ये सब मैंने रखना शुरू किया। मेरे पास इतनी बचत थी कि मैंने 2 ख़वातीन को भी काम पर रख लिया जो दुकान संभालती थी। मैं सुबह शाम खुद भी काम करती थी। बच्चे मोहल्ले के छोटे छोटे आते थे, उनके लिए मैंने दुकान के एक कोने में छोटा सा हिस्सा बना लिया जहाँ टॉफ़ी, चॉकलेट और खिलौने रखे हुए थे। शुरू में बहुत मुश्किल वक्त गुजरा, मुझे समझ नहीं आता था कि कहाँ से सामान मंगवाऊँ, कहाँ से कस्टमर बढ़ाऊँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दुकान चलने लगी। लोग मेरी ईमानदारी की तारीफ़ करने लगे। औरतें कहती थी कि तुम्हारे यहाँ आकर सुकून मिलता है, कोई मर्द
मर्दों की गंदी नज़र नहीं होती, कोई खौफ नहीं होता। मैं उनकी बातें सुनती थी और अंदर से मुस्कुरा देती थी कि काश मेरे शौहर ने यही सोचा होता तो आज मेरी ज़िंदगी कुछ और होती। मैंने दुकान का नाम रखा था इज़्ज़त बज़्म, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ इज़्ज़त दोबारा ज़िंदा हो। दिन गुजरते गए, महीने बदल गए और मैं अपने काम में मगन हो गई। मैंने अब किसी मर्द में से उम्मीद रखना छोड़ दिया था। मैंने अपनी दुनिया खुद बनाई थी, मैं खुद कमाती थी, खुद खर्च करती थी, खुद फैसले करती थी, किसी पर इन्हिसार नहीं करती थी। हर नमाज में बस एक दुआ मांगती थी कि परवरदिगार मुझे साबित कदम रखना, मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। मेरी माँ अक्सर कहती थी कि तलाक के बाद औरत की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, लेकिन मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी तो अब शुरू हुई है। अब मैं वो औरत नहीं थी जो किसी की मर्ज़ी पर अपनी सांसें गिनती थी। अब मैं वो औरत थी जो खुद अपनी सांसों की मालिक थी। कभी कभार रात को जब दुकान बंद करके घर आती तो तन्हाई महसूस होती थी। कभी सोचती कि अगर मेरा शौहर बदल जाता तो शायद आज मैं किसी और रास्ते पर होती, लेकिन अगले ही लम्हे अपने चेहरे को आईने में देखती और कहती, नहीं, तुमने सही किया। अगर वे बदलना चाहता तो पहली बार के बाद बदल जाता। दूसरी बार फिर से वही गुनाह किया, फिर से वही नापाक हरकत दोहराना चाही तो फिर मैं क्यों रुकती इस रिश्ते में। औरत को इज़्ज़त सिर्फ उस वक्त मिलती है जब वो अपनी इज़्ज़त की कीमत खुद पहचानती है। मैंने वो कीमत पहचान ली थी। एक दिन वो अदालत के बाहर मिला, शायद किसी दूसरे केस के लिए आया था। मेरी तरफ देखकर कहने लगा कि तुमने मेरी याद नहीं आती। मैंने कहा कि आती है, लेकिन अब वो याद दर्द बनकर नहीं आती, सबक बनकर आती है। वो सर झुकाकर चला गया। मैं चंद लम्हों तक उसे देखती रही, फिर दुकान की तरफ वापस आ गई, क्योंकि अब मेरी दुनिया वो छोटा सा जनरल स्टोर था जहाँ हर औरत आकर मुतमईन होती थी, जहाँ कोई खौफ नहीं था, जहाँ सिर्फ इज़्ज़त थी। मैं अब अपनी ज़िंदगी से मुतमईन थी। दुकान के साथ वाले कमरे में रहती थी, सुबह से शाम तक काम करती थी, शाम को दरूद पढ़ती थी, दुआएं मांगती थी। मैंने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। मैंने अपने शौहर को भी माफ़ कर दिया था, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैंने उसे माफ़ ना किया तो मेरी रूह कभी आज़ाद नहीं होगी। मैंने खुद से वादा किया कि अब किसी मर्द की गुलाम नहीं बनूंगी। कुछ वक्त गुजरा तो मेरा स्टोर शहर की औरतों में मशहूर हो गया। औरतें दूर दूर से आने लगी। मैंने अपने स्टोर के बाहर बोर्ड लगवा दिया कि यह जगह सिर्फ इज़्ज़तदार औरतों के लिए है, यहाँ उनकी इज़्ज़त महफूज है। मैंने 2 लड़कियों को काम सिखाया और उन्हें अपना स्टोर चलाने के लिए अलग शाख खोलने को कहा। वो अब अपनी कमाई पर ज़िंदा थी। मैंने उनकी आंखों में वही चमक देखी जो कभी मेरी आंखों में थी। मैंने सोचा कि अगर मैं इस रिश्ते में रहती तो शायद मैं कभी हमेशा अंधेरों में ही रहती, लेकिन अब मैं रोशनी में थी। मुझे नहीं पता कि मैंने सही किया या गलत, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि मैंने वही किया जो एक गैरतमंद औरत को करना चाहिए था। लोग कहते हैं कि शौहर को छोड़ देने में जल्दी नहीं करनी चाहिए। मैंने भी जल्दी नहीं की थी। मैंने बर्दाश्त किया था, सब्र किया था, मौका दिया था, लेकिन जब उसने दोबारा वही गुनाह किया तो मैंने अपनी आखिरी ताकत जमा करके उस रिश्ते से निकलने का फ़ैसला किया। और अब जब मैं आईने में ख़ुद को देखती हूँ तो मुझे शर्मिंदगी नहीं बल्कि फ़ख्र होता है कि मैंने अपनी इज़्ज़त की हिफाजत की। अब मैं सिर्फ अपने लिए जीती हूँ, अपनी सांस के लिए जीती हूँ, अपने इरादों के लिए जीती हूँ। और अगर कोई मुझसे पूछे कि मैंने सही किया या गलत तो मैं बस इतना कहूँगी कि मैंने अपने दिल की सुनी और दिल ने कहा कि इज़्ज़त सबसे पहले है, बाकी सब बाद में। धन्यवाद दोस्तों।